सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रकाश के बारे में और प्रकाश की कई परिघटनाएं देखी थी। नेत्र दृष्टि दोष पढ़ रहे थे, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष की बात की थी। कौन कौन से दोष में कौन कौन से लेंस का प्रयोग करते वो भी देखा था। एक छोटा सा दोष और है, एस्टिग्मेटिज्म, जो लास्ट क्लास में हम टाइम की वजह से कर नहीं पाए थे। प्रकाश को कंप्लीट करने के बाद फिर विद्युत की बात करेंगे। तो नेत्र दृष्टि दोष में एक बच गया था, दृष्टि दोष जो थे, विजन डिसऑर्डर। कहाँ बनता है, नेत्र में प्रतिबिंब वगैरह सब हमने देखा था। हमारी आइज़ में, ह्यूमन आइज़ की रेंज क्या होती है, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, ये भी हमने पढ़ा था। दृष्टि दोष में हम बात करते हैं जैसे दृष्टि वैषम्यता या दृष्टि वैषम्य भी कह देते हैं इसे, एस्टिग्मेटिज्म, या अबिंदुकता भी कहते हैं इसे। होता क्या है इसमें, देखो, जैसे अगर मैं बात करूं कुछ ऊर्ध्वाधर, और ये ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लाइंस हैं, ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। ये इधर अब जो बना रहा हूं ये क्षैतिज रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। तो ये एक सामान्य नेत्र वाले को सीधी लाइनें ऊर्ध्वाधर और ये क्षैतिज सीधी दिखती है। लेकिन क्या होता है दृष्टि वैषम्यता में, क्या होता है, जो आई बॉल होती है, या ऐसे कह सकते हैं नेत्र गोलक, आई बॉल की वक्रता यानी कर्वेचर वक्रता या गोलाई कह सकते हैं, एक समान न होने से, यूनिफॉर्म कर्वेचर न होने से व्यक्ति के रेटिना पर विकृत प्रतिबिंब बनता है, डिस्टॉर्ट इमेज बनती है, विकृत या डिस्टॉर्ट इमेज प्रतिबिंब बनता है। अब ये विकृति कैसे होती है देखना, जैसे मैंने बताया ना, ये सीधी लाइनें होती है, लेकिन जिसको दृष्टि दोष है उसको ये लाइन है, या तो ये ऊर्ध्वाधर, सॉरी, ये जो क्षैतिज लाइन है इस तरह से मुड़ी हुई दिखाई देंगी, या ये ऊर्ध्वाधर लाइनें मुड़ी हुई दिखाई देंगी, या हो सकता है दोनों ही लाइनें इस तरह से मुड़ी हुई, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये दृष्टि वैषम्यता या एस्टिग्मेटिज्म। और इसके उपचार यानी ट्रीटमेंट की बात करूं, उपचार या ट्रीटमेंट जो होगा इसका, इसके लिए हम बेलनाकार लेंस या टॉरिक लेंस कहते हैं, बेलनाकार लेंस या टॉरिक लेंस का प्रयोग करते हैं। नेत्र से संबंधित एक और रोग है वर्णांधता, जिसकी बात अपन कर चुके हैं। वर्णांधता को मैंने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, यानी जहाँ पर आनुवांशिक रोग होते हैं वहाँ पर पढ़ाया भी था। वर्णांधता वाला व्यक्ति रंगों में विभेदन नहीं कर सकता, और ये जो रोग है इसका इलाज भी नहीं है। कैसा भी चश्मा पहन लो, वर्णांधता ठीक नहीं होती है, व्यक्ति रंगों में विभेदन नहीं कर पाता है। तो नेत्र दृष्टि दोष हुए कंप्लीट। अब मैं आपको प्रकाश की परिघटनाएं ही जो हम पढ़ रहे थे उन्हीं में से मैं एक और बताता हूं। देखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परिघटना कौन सी है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR कह देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होगा इसमें देखते हैं।
भाई कुछ नहीं, अपवर्तन जो हमने पढ़ा था अपवर्तन वाली ही कंडीशन है, बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। अंतर बस, यानी ऐसे कह सकते कुछ कंडीशन बता देता हूं, कुछ शर्तें बता देता हूं बस। पहली शर्त तो क्या है कि जो ये प्रकाश किरण आएगी वह सघन माध्यम से यानी डेंस मीडियम से विरल माध्यम में, रेयर मीडियम में जानी चाहिए। डेंस से रेयर में, निश्चित रूप से पहली शर्त ही यही है। ये दोनों सतहों के ये लंबवत में अभिलंब बना देता हूं, ये अभिलंब बन गया, अभिलंब ये ब्लू कलर वाला। अब मैं एक प्रकाश किरण देखता हूं कि इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही। देखो सघन की जगह आप कुछ भी, जैसे जल ले सकते हो, बर्फ ले सकते हो, ठोस कुछ भी ले सकते हो। मैं यहां आपके लिए एक बार केवल जल ले लेता हूं। अब देखो जल बर्फ की तुलना में तो विरल है, लेकिन यही जल अगर बात करूं वायु की तुलना में क्या है, सघन है। तो यहां पर विरल माध्यम के रूप में मैं ले लेता हूं वायु। ठीक है, अब एक प्रकाश किरण मैं यहां से भेज रहा हूं, ये हो गई आपतित प्रकाश किरण, ये पहली प्रकाश किरण है। अब देखो इसको जाना तो चाहिए था सीधा, ये इस पथ पर जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि देखो सघन से विरल में जा रही है। अब उल्टा केस आ गया, जो मैंने आपको बताया था उल्टा केस क्या आ गया इसमें। अब ये देखो सघन से विरल में जा रही है, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से, यानी ये जो अभिलंब है इससे दूर की तरफ, यानी इस तरफ विचलित हो जाएगी कुछ, ये इस तरफ चली गई, अपवर्तन ही हुआ है। ये इसके संगत जो ये अभिलंब से कोण बना θ1, पहली प्रकाश किरण है, θ1 आपतन कोण हो गया ये θ1। अब मेरा मन किया कि थोड़ा सा ये आपतन कोण बढ़ाता हूं, यानी अब मैंने ये दूसरी प्रकाश किरण भेजी, इसके संगत मैंने आपतन कोण क्या कर दिया, θ2 कर दिया। तो इस प्रकाश किरण को जाना तो चाहिए था सीधा, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये चूंकि सघन से विरल में जा रही है तो क्या करेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अभिलंब से दूर हटकर ये चली गई इस तरफ, ये दूसरी प्रकाश किरण। सेम इसी तरह से, और मैं अगर आपतन कोण का मान बढ़ाऊं, जैसे जैसे मैं आपतन कोण का मान बढ़ा रहा हूं तो धीरे धीरे ये क्या हो रही है प्रकाश किरण, देखो पहली यहां थी, दूसरी यहां थी। अब ऐसा करता हूं मैं बढ़ाते बढ़ाते, तो देखा मैंने क्या कि इसको जाना तो चाहिए था इधर, लेकिन ये प्रकाश किरण चली गई दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह के अनुदिश, ये इस तरफ चली गई। दोनों मीडियम्स को जो सेपरेट करने वाली सरफेस है उसके अनुदिश, यानी उसके अलोंग चली गई। ये वाला जो कोण है ना, कौन सा, आपतन कोण θ3, θ3 यानी ये जो आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण का मतलब क्या होता है, देखो कभी भी क्रिटिकल कंडीशन, कई बार कहते हैं ना का पेशेंट की स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है या क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब कुछ भी हो सकता है, इस कंडीशन के इधर जीवन है और इधर मौत है। सेम वैसे ही इस क्रांतिक कोण से जो ये अपवर्तित हुई है प्रकाश किरण, इसके इधर तो विरल माध्यम है और इधर क्या है, सघन माध्यम है। लेकिन हमारा मन अभी भी नहीं माना, हमने क्या किया कि इस प्रकाश किरण का अपवर्तन कोण और बढ़ा दिया और ये कर दिया θ4। यानी मैंने किया क्या, अब देखना, ये जो θ4 यानी कोण, आपतन कोण और बढ़ा दिया और इस क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर दिया आपतन कोण। तो अब ये प्रकाश किरण जो अपवर्तित होकर वापस इसी माध्यम में लौट जाती है, इसे ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो दो शर्तें बताई, उसमें से पहली शर्त क्या थी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए प्रकाश को, पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या थी कि जो आपतन कोण है वह ये क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। क्रांतिक कोण पर भेजा या उससे कम पर भेजा, देखो कम पर भेजोगे तो ये इस वायु में चली जाएगी। बिल्कुल क्रांतिक कोण के बराबर आपने आपतन कोण रखा तो इस दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह के अनुदिश चली जाएगी। और इससे बढ़ा दिया, ज्यादा कर दिया क्रांतिक कोण,
तो ये प्रकाश किरण लौटकर पुनः उसी माध्यम में आ गई। तो जो डायग्राम देखा वही इसकी परिभाषा हो जाती है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ये तो प्रक्रिया समझी अपन ने, इसके उदाहरण इंपॉर्टेंट होते कि हीरे का चमकना या जो कांच या कोई ग्लास होता है उसमें पड़ी हुई दरार ज्यादा चमकती है। हम देखते हैं गर्म प्रदेशों में हमें मृग मरीचिका यानी लगता है कि दूर कहीं सड़क पर पानी पड़ा है, लेकिन वहां पानी होता नहीं है। ये सभी किसके उदाहरण हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। और भी इसके उदाहरण, जैसे हम बात करें ऑप्टिकल फाइबर्स में इंद्रधनुष का बनना, ये सभी किसके उदाहरण हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। ठीक है, आगे बात करें तो लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? जो अपन ने डायग्राम बनाया वही सुनना, देखो डायग्राम से ही परिभाषा बता रहा हूं। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण बनाते हुए प्रवेश करती है, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा और सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो वह प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दो लाइन लिख लेते हैं और इसके उदाहरण देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, पिछला भी, हाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसकी वैल्यू क्रांतिक कोण से ज्यादा होनी चाहिए। एक तो ये और दूसरा ये। इंद्रधनुष कभी कभी वो दूसरा प्रकार का बनता है जिसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, हमेशा नहीं बनता है। खैर, यहां पर इसकी परिभाषा लिखवा रहा हूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। देखना कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन डेंस माध्यम से विरल माध्यम में गति करती है, रेयर, विरल बोले तो रेयर माध्यम में गति करती है, तथा आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, तो वह प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, या पुनः सघन माध्यम में लौट जाती है, डेंस मीडियम में, सघन माध्यम में लौट जाती है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इसके उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या हैं, इनकी बात कर लेते हैं। TIR के उदाहरण, लेट्स सी क्या है। हीरे का चमकना, नेक्स्ट कांच या ग्लास में पड़ी दरार का अधिक चमकना,
और भी देख सकते हैं, इंद्रधनुष बनना, रेनबो फॉर्मेशन, गर्म प्रदेशों में गर्मी के मौसम में, गर्म प्रदेशों में गर्मी के मौसम में दूर दूर कहीं जल का आभास होना, यानी वाकई में वहाँ पर पानी होता नहीं है, जल होता नहीं है, हमें जल का केवल आभास होता है। इसे मृगमरीचिका माइरेज कहते हैं। मृगमरीचिका या माइरेज कहते हैं। और भी बात कर सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक और उदाहरण ऑप्टिकल फाइबर्स। आजकल जो हाई स्पीड इंटरनेट होता है, इसमें इन ऑप्टिकल फाइबर्स का, प्रकाशीय तंतु कह देते हैं इनको, ऑप्टिकल फाइबर्स का प्रयोग करते हैं, प्रकाशीय तंतु। इन सभी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इन सभी प्रक्रियाओं में। हालांकि एक बात ध्यान रखना, इंद्रधनुष जब बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है, ठीक है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। एंडोस्कोपी में भी TIR वगैरह का इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठंडे प्रदेशों में मृगमरीचिका की बजाय लूमिंग का निर्माण होता है, ठीक है। गर्म प्रदेशों में तो क्या हो रहा है, माइरेज या मृगमरीचिका, ठंडे प्रदेशों में लूमिंग का निर्माण होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये TIR यही तो है भाई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे बात करें, अब ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद एक और परिघटना जो अभी मैंने बताया था कि इंद्रधनुष के निर्माण में हम क्या देखते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है देख लेते हैं। कलर डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण, कलर डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या है इसमें देखें भाई, अगर हम बात करें कि जब ये प्रकाश की बात करते हैं, हमने पहले भी बात की कि प्रकाश जो होता है 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और ये 7 रंगों की जो ये श्वेत प्रकाश किरण को जब हम प्रिज्म से गुजारते, लेंस से प्रिज्म से गुजारते हैं, मान लिया ये ब्लैक से दर्शा रहा हूं, ये श्वेत प्रकाश किरण थी, व्हाइट लाइट रे, श्वेत प्रकाश जो यहां से गुजरता है, जैसे ही इधर से बाहर निकलेगा तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये प्रकाश जब इधर बाहर निकलता है तो 7 रंगों में हमें विभक्त दिखाई देता है। सबसे नीचे ये जो बनाया है ये तो हो गया वॉयलेट, और ये ऊपर की तरफ बनाया ये क्या है, रेड। इन दोनों के बीच में हम देखते हैं दूसरे रंग भी होते, वॉयलेट के बाद जैसे इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज,
ये इस तरह से 7 रंगों में प्रकाश विभक्त होता हुआ दिखाई देता है। वाकई में एक्चुअली क्या हुआ, ये प्रकाश, श्वेत प्रकाश किरण जब इस प्रिज्म से गुजरती है, ये क्या है, प्रिज्म, पारदर्शी सतहें जो आपस में इस तरह से त्रिकोणीय आकार में, यहाँ पर त्रिकोणीय और भी दूसरे आकार भी हो सकते हैं, यहाँ पर अपन ने त्रिकोणीय आकार का ये प्रिज्म बनाया। श्वेत प्रकाश किरण जब इससे गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो गई। अब यहाँ पर जो डायग्राम में दिख रहा है वहीं से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये देखो, ये प्रकाश किरण का मूल पथ था। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये प्रकाश किरण इस तरह से सीधी सीधी जाती, लेकिन हमने क्या देखा कि प्रिज्म होने के कारण ये 7 रंगों में बट गई। और देखो, मूल पथ से सबसे दूर कौन है, ये वॉयलेट रंग। इन 7 में से बात कर रहा हूं। और मूल पथ के सबसे पास में कौन है, रेड कलर है। भाई सबसे दूर कौन सा, वॉयलेट हुआ, सबसे पास में कौन सा है, रेड है। अब ये पहली बात तो ये ऐसा हुआ क्यों, क्या हुआ कि ये 7 रंगों में विभक्त हो गया, इसकी बात सुनना। देखो, ये बात तो तय है कि प्रकाश किरणों में विचलन तो हुआ है, ज्यादा विचलन हो गया वॉयलेट में, कम विचलन हुआ रेड में। बाकी ये बीच वाले सीक्वेंस से देख लो, सबसे ज्यादा वॉयलेट में विचलन हुआ है, डेविएट सबसे ज्यादा कौन हुआ है, वॉयलेट। सबसे दूर कौन है मूल पथ से, वॉयलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब ये विचलन अलग अलग होने का कारण क्या था, ये सुन लो। अलग अलग एंगल पर जाकर ये विचलित हुई, इसीलिए ये 7 रंग अलग हो गए। अब ये अलग अलग विचलन होने का कारण क्या था कि प्रकाश के अलग अलग रंगों के लिए माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग, अपवर्तनांक जो था या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसे, ये भी अलग अलग, जिसे अपन ने म्यू से दर्शाया था ना, भी अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा होता है ये वॉयलेट के लिए और सबसे कम होता है रेड के लिए। यानी अपवर्तनांक, ध्यान रखना, ये जो माध्यम का अपवर्तनांक है इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि प्रकाश का रंग कौन सा है, सबके लिए अलग। जिसके लिए अपवर्तनांक ज्यादा उसका विचलन भी ज्यादा हुआ, वो सबसे नीचे चला गया। रेड के लिए अपवर्तनांक सबसे कम था, ये सबसे कम विचलित होकर ऊपर रह गया, बाकी ये बीच वाले रह गए। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है अक्सर, जहां पर कई लोग गलती करते हैं। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये विबग्योर है, इस विबग्योर में बीच वाला रंग कौन सा है, तो आप सीधा सा कह देंगे ग्रीन। 3 इधर हो गए, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 3 इधर हो गए। बीच वाला कौन सा हो गया, ग्रीन। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी लैंग्वेज बदल देता हूं, मैं पूछूं कि माध्य रंग कौन सा है या मीडियन कलर कौन सा है, माध्य रंग कौन सा है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं, माध्य रंग हरा न होकर क्या होता है, पीला, येलो। अब ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ, ये समझो, इसको देखो। माध्य रंग पीला कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब सुनना। देखो, मान लिया ये जो विबग्योर कलर ये जो फैले ना, ये इतने एरिया में, ठीक है, इन रेड और वॉयलेट के बीच में जो कोण बन रहा है, मान लेता हूं कितना एरिया फैला हुआ है, ये ऊपर वाली सीमा रेड, नीचे वाली सीमा क्या हो गई, वॉयलेट। इन दोनों के बीच कोण में मान लेता हूं क्या है, थीटा। तो इनके बिल्कुल बीचों बीच यानी θ/2 कोण पर जो रंग दिखाई देगा, बीच वाला कोण, तो बीच वाला रंग वही होगा। माध्य रंग क्या होगा, वही होगा जो θ/2 पर होगा। कैसे, सुनना, अगर ये पूरा कोण 40 डिग्री है तो मुझे 20 डिग्री पर जो कोण, इस 20 डिग्री एंगल पर जो रंग दिखाई देगा ना, उसे ही मैं माध्य रंग कहूंगा। और ये माध्य रंग होता है येलो, ना कि ग्रीन, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचें, विबग्योर में से 3 इधर 3 इधर, ये बीच वाला ग्रीन बना, बताना कोई टफ बात नहीं थी, कोई मुश्किल बात नहीं थी। मुश्किल बात ये थी जब माध्य रंग या मीडियन कलर पूछ ले, ये येलो होगा। जितने भी कोणीय क्षेत्र में ये फैला ना 7 रंग,
उनमें से बीचों बीच वाला, या ऐसे कहूँ θ/2 पर जो भी रंग दिखाई देगा उसे ही मैं बीच वाला कलर बोलूंगा। अब मन में आता है कि सर ये तो बीच में ग्रीन होना चाहिए था θ/2 पर। इसका भी कारण बताऊं, देखो जितने जितने एरिया में ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जितने जितने एरिया में फैलते हैं ना, सभी का एरिया बराबर नहीं होता। यानी यहां पर हम देखेंगे कि कुछ क्षेत्र में ये जैसे वॉयलेट कलर फैला हुआ है, इसके ऊपर कुछ क्षेत्र में ये इंडिगो कलर फैला हुआ है, तो इन दोनों का ये जो फैलाव है ना बराबर नहीं होगा। कुछ कलर ये जो नीचे वाले ये कम क्षेत्र में है और कुछ कलर ज्यादा क्षेत्र में, इसलिए बीचों बीच में हरा ना रहकर क्या रहेगा, येलो रहेगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण का कारण क्या था कि अलग अलग रंगों के लिए माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ, वायलेट का। सबसे कम किसका हुआ, रेड का। माध्य रंग पूछ ले तो क्या होता है, पीला। और ये 7 रंगों में विभक्त होना, ऐसा हम इंद्रधनुष के निर्माण में भी देखते हैं। इंद्रधनुष के निर्माण में एक तो मैंने बताया आपको पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, एक मैंने आपको क्या बताया, ये वर्ण विक्षेपण होता है, और एक और परिघटना अपवर्तन भी होती है। तो अगर आपसे इस तरह से जैसे क्वेश्चन पूछ ले क्या कि इंद्रधनुष निर्माण में कौन सी प्रकाशीय परिघटना होती है, ऑप्शन है आपके, ए हो जाएगा पूर्णांतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दूसरा हो जाएगा वर्ण विक्षेपण, कलर डिस्पर्जन, तीसरा हो जाएगा अपवर्तन, और चौथा हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अब इंद्रधनुष बनता कब है, इंद्रधनुष बनने के लिए भी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, देखें। जैसे व्यक्ति ये इस तरफ देख रहा है, एक कोई व्यक्ति ये इस तरफ देख रहा है, तो जिस तरफ देख रहा है उस तरफ वायु में पानी की बूंदें होनी चाहिए, इधर पानी की बूंदें होनी चाहिए, और जिस तरफ वह देख रहा है उसके पीठ की तरफ, यानी बैक साइड में यहां पर सूर्य या किसी भी तरीके से प्रकाश किरणें आनी चाहिए। तो जब ये प्रकाश किरणें इन पानी की बूंदों पर आपतित होती है अलग अलग कोणों पर, तब हम देखते हैं ये इस तरह से हमें इंद्रधनुष बना हुआ दिखाई देता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि सुबह के समय में इंद्रधनुष किस तरफ दिखाई देगा, तो सुबह के समय में सूर्य जो होता है पूर्व दिशा से उगता है। सनराइज कहां से होता है, पूर्व दिशा में। तो अगर इस तरफ पूर्व दिशा है तो ऑब्वियसली जिस तरफ सूर्य, उसकी विपरीत दिशा में अगर पानी की बूंदें होती है, बारिश के बाद अक्सर वायुमंडल में पानी की बूंदें तैरती हुई दिखाई देती है। और अगर मैं इस तरफ देख रहा हूं, मेरे पीठ के पीछे यानी इस तरफ अगर सूर्य है और सामने की तरफ पानी की बूंदें, तो उनमें मुझे वह ये प्रकाश किरणें जो 7 रंगों में यानी इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देती है। ये कंडीशन है, शर्त है ये एक तरह से, ठीक है। अगर पूछ ले शाम के समय इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, तो वो किस दिशा में, पूर्व दिशा में ही दिखाई देगा, पूर्व दिशा में ही दिखाई देगा। और अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे तो बारिश का वेट नहीं कर सकता, मुझे तो अभी इंद्रधनुष देखना है, तो आप एक काम कर सकते हो, जिस तरफ भी सूर्य है ना उसकी तरफ पीठ करके खड़े हो जाना, ठीक है। जैसे कोई पाइप वगैरह लेना, उसमें से पानी की बूंदें, बिल्कुल बारीक बारीक पानी की बूंदें आपकी आंखों के सामने वो पानी की बूंदें गिरनी चाहिए। तो उन पानी की बूंदों में ही आपको ध्यान से देखना 7 रंग दिख जाएंगे। बस ये इसका ये ध्यान रखना, कारण जो है ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करें,
इंद्रधनुष का निर्माण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन वगैरह देख लिया हमने, वर्ण विक्षेपण देख लिया। अब लास्ट में एक और टॉपिक छोटा सा बचता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मैंने आपको ये जो विबग्योर बताए 7 रंग, ये सातों रंग जब किसी भी, जैसे वायु में से भी जा रहे हैं तो वायु में धूल मिट्टी के कण हैं, उन धूल मिट्टी के कणों से जब ये टकराते तो अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन जो ये प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन या फैलाव जो है, ये सभी का बराबर नहीं होता। अगर मैं बात करूं इन 7 रंगों की, तो जैसे वॉयलेट से रेड की ओर जाते हैं तो तरंगदैर्ध्य यानी इस प्रकाश की वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, तरंगदैर्ध्य क्या होती है, बढ़ती है। और अगर मैं बात करूं कि ये प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है, स्कैटरिंग जो होती है, प्रकीर्णन या स्कैटरिंग, प्रकीर्णन या जो स्कैटरिंग होती है, ये जो तरंगदैर्ध्य होती है प्रकाश की, इसकी चतुर्थ घात, 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी, जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगी, उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। अब आ जाओ इधर, इन 7 में से वॉयलेट से रेड की ओर जाने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ रही है, यानी जो तरंगदैर्ध्य लैम्डा से दर्शाते हैं, रेड की मैक्सिमम होगी और वॉयलेट की जो होगी वो सबसे कम होगी। तो तरंगदैर्ध्य किसकी ज्यादा, रेड की। रेड की तरंगदैर्ध्य ज्यादा तो रेड का प्रकीर्णन क्या होगा, कम। इसीलिए खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि देखो जब ये लाल रंग की प्रकाश किरण आपकी आंखों तक पहुंचेगी तो बीच में धूल मिट्टी के कण या जो भी पदार्थ है उनसे टकराकर फैलेगी नहीं, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा और ये दूर से ही लाल रंग आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। इसलिए हम ये रेड कलर की बात करते हैं, खतरे के निशान क्यों लाल रंग बनाते हैं, ये इसलिए। तो यहीं से हम देखते हैं कि दिन के समय आसमान नीला दिखाई देता है, जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वह लाल ऑरेंज रंग सा दिखाई देता है। ये भी प्रकीर्णन से ही समझाते हैं। यानी सीधा देखो यहां पर प्रकीर्णन आधारित, एक तो ये हमने देख लिया कि खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए, ये चीज यहां से क्लियर हुई। इसके अन्य उदाहरण हैं, या यहीं पर 1-2 लाइन लिख देता हूं कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम, सबसे कम होता है। अतः खतरे के निशान भी, खतरे के निशान भी लाल रंग के बनाते हैं। अन्य उदाहरण भी देख लें, प्रकीर्णन से ही समझाते हैं। दिन में आसमान नीला दिखाई देना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय आकाश लाल नारंगी यानी ऑरेंज रंग का दिखाई देना, इनके कारण भी ये प्रकीर्णन ही है। ठीक है, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किस में हो रहा है, जिसका
तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। देखो तरंग दैर्ध्य और प्रकीर्णन में संबंध कैसा, व्युत्क्रमानुपाती, वो भी चतुर्थ घात के। ठीक है, रमन ने, जो सीवी रमन थे, उन्होंने इस प्रकाश के स्कैटरिंग प्रकीर्णन के बारे में बताया था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था उनको। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की बात की, इस पर आधारित उदाहरण देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, पिछले वाले का भी लेना था स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन था छोटा सा, ये भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये वाला स्क्रीनशॉट भी रह गया था, चलो ये भी ले लो फिर एक एक करके। स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, फिर ये ले लें स्क्रीनशॉट, फिर ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, रेड कलर स्कैटर लेस मीन वाइल वायलेट कलर स्कैटर मोर, एज वेवलेंथ ऑफ रेड इज मोर देन वायलेट। सही है बिल्कुल, ठीक है। नहीं 6 नहीं होता भाई, ये ध्यान रखें थोड़ा सा, 6 नहीं होते, प्रिज्म के कलर 7 ही होते हैं विबग्योर। ठीक है, ऑथेंटिक चीजें पढ़ा करो, गलत चीजें मत पढ़ा करो। ठीक है, कभी कभी कोई करो, कहीं पर भी आप देख सकते हैं 6 रंग दिख जाए, लेकिन ध्यान रखना 7 कलर ही होते हैं विबग्योर। ठीक है, एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसको आप तो एक तरह से मान लो कि वही सही है। ठीक है, तो ये हमने प्रकाश की विभिन्न परिघटनाओं के बारे में बात की। यहाँ से कुछ जो न्यूमेरिकल्स वगैरह बनने की संभावना होती है, इसके लिए मैं बता देता हूं। जैसे हम सबसे पहले देखते हैं दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, वन अपॉन एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, और यही अगर मैं बात करूं लेंस सूत्र के बाद दर्पण सूत्र के बाद लेंस सूत्र की बात करूं, कि लेंस फॉर्मूला क्या होगा, तो ये 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। देखो थोड़ा सा ही अंतर है दर्पण और लेंस फॉर्मूले में। यहां पर जो f है, दोनों के लिए ही बात कर रहा हूं, साइड में लिख रहा हूं, f बराबर फोकस दूरी, चाहे दर्पण है चाहे लेंस है, उसकी फोकस दूरी f। अगर बात करें हम v की, तो ये है प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, और वो दूरी कहां से गिनते हैं अपन, प्रकाशिक केंद्र से। और u क्या है, वस्तु या बिंब, ऑब्जेक्ट की लेंस से दूरी। प्रतिबिंब बोले तो इमेज। ठीक है, तो दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र जो भी आपसे पूछे बता सकते हैं, क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस u। यानी ये जो प्लस का निशान आ रहा है, ये तो दर्पण में और लेंस में आपको लेस करना है, ध्यान रखना, लेंस में लेस करना है, नेगेटिव करना है, माइनस करेंगे 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो u हो गया ऑब्जेक्ट की लेंस से दूरी, v हो गया इमेज की लेंस से दूरी, और f क्या हो जाता है, फोकस दूरी। तो ये लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला जो भी हमने देखा है, इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी चाहे वस्तु की दूरी, हमेशा इन्हें इनके जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह के साथ रखना है, निशान के साथ रखना पड़ेगा। निशान के साथ नहीं रखोगे तो आंसर गलत आएगा। और लेंस की शक्ति का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेंस की शक्ति जो डायोप्टर की हमने बात की थी,
पावर ऑफ लेंस P से डिनोट करते हैं, ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। अगर फोकस दूरी मीटर में नाप रहे हो तो 1 फोकस दूरी कर देना, और अगर यही सेंटीमीटर में दे रखी हो फोकस दूरी तो इसको किस में कन्वर्ट कर देना, 100/सेंटीमीटर में करना। ठीक है, वो अपन सीधा कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, सेंटीमीटर 100 होते हैं इसलिए। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर जैसे न्यूमेरिकल बनने की संभावना रहती है इन सूत्रों से। आपके पास देखो क्वेश्चन में वो क्या देगा, इन तीन में से कोई दो वैल्यू दे देगा और तीसरी को पूछ लेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये आपके पास दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और लेंस की शक्ति यानी पावर की बात की हमने। और इसी के साथ प्रकाश वाला चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। प्रकाश की विभिन्न परिघटनाएं देखी, लेंस, दर्पण, अपवर्तन, परावर्तन वगैरह सब देखे। अब यहाँ पर देखो लास्ट में जाते मैं कुछ उदाहरण करवाता हूँ आपसे और पूछता हूँ इसमें कौन सी परिघटना हो रही है, जो कि एग्जाम में पूछते भी हैं। कुछ मैं आपके सामने उदाहरण लिखूंगा और उसमें हुआ क्या ये पूछ रहा हूँ कि साबुन के बुलबुले यानी साबुन के जो पानी होता है, साबुन के पानी ऐसे लिखते हैं, साबुन के झाग लिख देते हैं, झाग में उपस्थित बुलबुले, बबल्स, बुलबुले का रंगीन दिखना। और भी कि सूर्योदय, सनराइज से पहले व सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक सूर्य का दिखाई देना ये कौन सी प्रकाशीय परिघटना है। पानी से भरी बाल्टी के पेंदे, बॉटम का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। चलो मैं यहाँ पर ABC लिखता जाता हूँ, मैं आंसर बताऊंगा, तब तक आप कमेंट करके बता सकते हो कि A का कारण क्या है, B का कारण क्या है, C का कारण क्या है, फिर D, ये भी मैंने बताया भी था। सुबह व शाम के समय आसमान का लाल नारंगी दिखना किस परिघटना से समझाओगे इसे। और भी परिघटनाएं लिखता हूं, देखो ई, परछाई के किनारों का कुछ स्पष्ट न होना। ये कुछ मैंने प्रकाशीय परिघटनाएं लिखी आपके सामने। ठीक है,
कुछ परिघटनाएं लिखी हैं, इनके अब कारण आपके कईयों के आए हैं आंसर्स, ठीक है। अब देखो, अच्छा आंसर देखते हैं। 4 का प्रकीर्णन यानी डी का प्रकीर्णन कह रहे हैं, ये तो अभी मैंने बताया भी था। डी का तो कई जने बता रहे हैं, सी का टीआईआर बता रहे हैं। टीआईआर के तो देखो मैंने टीआईआर के सारे उदाहरण लिखवा दिए, इसलिए टीआईआर एक भी नहीं है इसमें। चलो इतना और बता देता हूँ, एक भी टीआईआर नहीं है इसमें। फर्स्ट इंटरफेरेंस, सेकंड स्कैटरिंग, थर्ड रिफ्रैक्शन, फोर्थ स्कैटरिंग, 5 डिफ्रैक्शन। चलो इसकी बात कर लेते हैं। देखो, साबुन के झाग में उपस्थित बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना ये होता है व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण बोले तो इंटरफेरेंस, व्यतिकरण बोले तो इंटरफेरेंस। अब देखो होता क्या है व्यतिकरण, एक बार पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब दो प्रकाश किरणें किसी भी माध्यम में गति करती हैं, तो यदि किसी बिंदुओं पर क्या होता है, वे प्रकाश किरणें मिलती हैं, अध्यारोपित होती है, एक दूसरे पर इम्पोज होती हैं, तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है और कुछ पर शून्य हो जाती है। व्यतिकरण कहलाता है। संपोषी, विनाशी, अलग अलग प्रकार होते, खैर वो इतना डेप्थ में हमें नहीं जाना। लेकिन इस व्यतिकरण के उदाहरण देखो, एक तो ये है कि साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। इस व्यतिकरण के और उदाहरण भी बता रहा हूँ, सुनना। जो सीडी या डीवीडी की एक सरफेस आपको रंगीन दिखाई देती है, उसका कारण भी ये व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस है। अगर मैं बात करूं साबुन के बुलबुले या सर्फ के जो पानी, जो साबुन के झाग या सर्फ के पानी की बात करें, वो रंगीन दिखाई देना झाग का बुलबुले का, वो इस व्यतिकरण के कारण। और व्यतिकरण की, जैसे हम सड़क पर फैले हुए तेल को देखते हैं, या पानी की सतह पर जब कभी तेल फैल जाता है तो उस तेल की जो छोटी सी परत, जो पतली सी परत बन जाती है, वो भी रंगीन दिखाई देती है। इन सभी का कारण व्यतिकरण, इंटरफेरेंस है। इसके बाद बात करते हैं सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी कुछ समय तक सूर्य का दिखाई देना। अब देखो अपवर्तन का उदाहरण है ये, रिफ्रैक्शन का उदाहरण है अपवर्तन। अपवर्तन में क्या हुआ, देखो नीचे वाला भी, मैं जो सी वाला उदाहरण है ये भी अपवर्तन का है, कि पानी से भरी हुई बाल्टी के पैंदे का कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। जब भी जैसे ये इस तरह से बाल्टी में पानी भरा हुआ है, आप इसको यहां से देखते हैं, ठीक है, तो ये जो पानी का बाल्टी का जो एक्चुअल बॉटम है, ये आपको ऊपर से देखने पर थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, बल्कि है तो वो नीचे ही, लेकिन हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, ये अपवर्तन के कारण होता है। सेम यही होता है जब हम खड़े होते हैं और सूर्य को सूर्योदय या सूर्यास्त के समय देखते हैं, तो जो क्षितिज होता है, हॉरिजॉन होता है, उससे जैसे ही सूर्य ऊपर उठेगा तो सूर्योदय होगा, नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाता है, सूर्यास्त होता है। एक्चुअली सूर्य नहीं जाता, पृथ्वी घूमती है, तब हमें ये सूर्य और सूर्योदय सूर्यास्त होता हुआ दिखाई देता है। अब एक बात सुनना, देखो कि उस क्षैतिज से अगर सूर्य नीचे है तो हमें नहीं दिखाई देना चाहिए, ऊपर है तो दिखाई देना चाहिए। लेकिन जब बिल्कुल क्षैतिज पर है, यानी जस्ट सूर्यास्त होने वाला है, कंप्लीटली वह नीचे जाने वाला है, या सूर्योदय जस्ट होने वाला है, उस समय वह अपने क्षैतिज से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे ये बाल्टी का पेंदा बॉटम ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वैसे ही सूर्य अपनी एक्चुअल स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। इसलिए सूर्योदय होने से थोड़ा समय पहले और सूर्यास्त के थोड़े समय बाद भी सूर्य हमें दिखाई देता है। इन दोनों का कारण, बी और सी दोनों का कारण क्या हो जाता है, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, ये हो जाता अपवर्तन। सुबह व शाम के समय आसमान का नीला दिखाई देना, ये मैंने अभी बताया था प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण। और अगर परछाई के कुछ स्पष्ट न होना किनारों का, ये हो जाता है आपके विवर्तन या डिफ्रैक्शन के कारण। डिफ्रैक्शन या विवर्तन के कारण क्या होता है, देखो मैंने बताया था जब प्रकाश के मार्ग में कोई छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा अवरोध आ जाता है, तो उसके किनारों से प्रकाश मुड़कर सीधा चला जाता है, इसे विवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना सभी के आंसर कि ए में व्यतिकरण हो रहा है, 2 व 3 यानी बी और सी में अपवर्तन है, डी में प्रकीर्णन है और ई में क्या है, विवर्तन है।
ठीक है, वो लाल दिखाई देना, वो सूर्य लाल नहीं दिखाई दे रहा, वो जो प्रकाश आता हुआ लाल दिखाई दे रहा, वो किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, आगे बात करें। चलें, ये बात हुई प्रकाश की, प्रकाश के जो अलग अलग परिघटनाओं की भी बात की। अब इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत की, करंट, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। विद्युत, विद्युत या करंट। विद्युत या करंट की बात करूं तो सबसे पहले वही नॉर्मली अपन डेली लाइफ में देखते हैं, आप जैसे मोबाइल में या लैपटॉप में जिसमें भी ये क्लास देख रहे हो, तो अगर आपका मोबाइल या लैपटॉप चार्ज नहीं होगा तो क्लास नहीं देख पाओगे। चार्ज, चार्ज हम नॉर्मली कह देते हैं कि बैटरी चार्ज कर रहा हूँ या लैपटॉप चार्ज कर रहा हूँ या मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ। आवेशन यानी चार्जिंग। होता क्या है इसमें? चार्जिंग के दौरान क्या होता है, बाहर से जब आप उसे प्लग में डालते हो चार्जर को, तो विद्युत धारा आपके लैपटॉप की, मोबाइल की, जो भी टैबलेट वगैरह उसकी बैटरी में पहुंचकर आवेश के रूप में स्थिर हो जाती है। यानी पहले तो हमें ये पढ़ना है कि आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है। अब ये आजकल ये आवेश या चार्ज आप लोग बहुत ज़्यादा फील करते हैं। कैसे सुनना, रात को सोकर जब सुबह उठते हैं, कई बार या दिन में भी पढ़ते पढ़ते एकदम उठते हैं और बेड से या चेयर से कहीं से भी उठकर दरवाजे को छूते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति को छूते हैं तो करंट सा लगता है। करंट सा नहीं, करंट ही लगता है एक तरह से। वो करंट क्यों आया? इस आवेश के कारण। अब ये आवेश, पहले हम आवेश को पढ़ते हैं, और जब ये आवेश ही, ध्यान रखना, जब ये आवेश निश्चित दिशा में गति करते हैं, निश्चित दिशा में गति करेंगे, तो ये विद्युत धारा के रूप में प्रवाहित होते हैं। जब मैं कहता हूं ना कि किसी तार में ये विद्युत धारा बह रही है, इसका मतलब क्या है कि इस तार में एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं। ये जो ऋणावेश हैं ये गति कर रहे हैं। आवेश जब गति करते हैं वो ही विद्युत धारा के रूप में होता है। अब ये जो आपके कई बार करंट लगता है, या इसको आपने कई बार किया भी है, कैसे देखना, कईयों को पता भी होगा। बचपन में हम वो जो छोटी वाली स्केल होती थी, प्लास्टिक वाली स्केल, उसको क्या करते थे, सिर से रगड़ते थे, रगड़ते रगड़ते, फिर कागज के टुकड़ों के पास ले जाते, तो हम क्या देखते, वो कागज के टुकड़े उस स्केल की ओर आकर्षित होते थे। ऐसा क्या हुआ कि जब हमने स्केल को सर से रगड़ा तो वो कागज के टुकड़े उसकी ओर आकर्षित होने लगे। क्या कारण था इसका? ये चार्ज था। जब हमने बालों के साथ रगड़ा तो क्या हुआ, घर्षण हुआ, और इस घर्षण के दौरान कुछ आवेश उस स्केल पर आ गया। ठीक है, तो यहां पर जब स्केल पर ये आवेश आ गया तो अब स्केल आवेशित हो चुकी है और अब वो उन कागज के टुकड़ों को आकर्षित करती है। जब आप अभी जो मैंने बताया, जैसे इन दिनों में मैंने कहा कि अभी बहुत ज्यादा आवेश को आप फील करते हो, अभी कहने का कारण क्या था? देखो, अभी क्या है, शीत ऋतु है, सर्दी का मौसम है, तो हम कंबल या रजाई ओढ़कर सोते हैं। ठीक है, कंबल या रजाई ओढ़कर सोते हैं। कंबल, रजाई नॉर्मली ऊन की, वुलन की या ऐसे मोटे रेशों से बनी होती है। जब हम रात को सोते हैं तो कभी करवट इधर लेते, कभी करवट इधर लेते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, हमारे शरीर की गति हो रही है लगातार। तो इस दौरान हमारे शरीर के कपड़े या हमारे शरीर के साथ जब घर्षण हुआ, किसका, ये रजाई या कंबल का, तो हम पर आवेश आ गया। और अब ध्यान देना, ये करंट आपको कब लगता है, और इससे बचने का तरीका भी बता दूं। बिस्तर से उठने से पहले सीधा अपनी शरीर को, शरीर का कोई भी भाग, चाहे हाथ पैर जो भी, जमीन को छू लिया करो, कभी करंट नहीं लगेगा। लेकिन क्या होता है, जनरली ठंड का मौसम होता है तो हमारे जो स्लीपर या चप्पल होते हैं वो हम बिस्तर के पास में ही रखते हैं। सीधा उठते हैं, पैर कहाँ पर रखते हैं, वो चप्पल पर रखते हैं। चप्पल क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। चप्पल पहन लिए,
अब उठकर जाकर दरवाजे का हैंडल जो ही पकड़ते करंट लगता है। हुआ क्या, आपके अंदर जो आवेश था वह गति करके उस लोहे की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो जब ये आवेश गति करता है तो क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो आपको वहां पर हल्का सा करंट महसूस होता है। या फिर जब आप पढ़ते हैं, पढ़ाई के दौरान भी जब जैसे सैलो चेयर होती है ना वो प्लास्टिक वाली, अब उस पर बैठे बैठे कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, कभी सीधे होते हैं कभी लेट जाते हैं, तो इस दौरान भी हुआ क्या, बेसिकली घर्षण हुआ। घर्षण की वजह से आप पर आ गया आवेश। जब आप उठकर फिर किसी और व्यक्ति को छूते हो, या मैंने कहा ना कोई मेटेलिक वस्तु को छूते हो, चाहे दरवाजा हो, तो आपको ये करंट लगता है। तो बेटर क्या होता है, अगर बार बार आपको ये करंट लगता है तो उठने से जस्ट पहले या जैसे ही उठ रहे हो, उठने के बाद भी पहले किसी दीवार को या पृथ्वी की सतह को अपने हाथ से पैर से किसी से भी जस्ट टच कर लो, उसके बाद देखना करंट नहीं आएगा। तो ये इसका कारण होता है आवेश का। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मैं आवेश की बात करता हूं, या तो धनावेश या ऋणावेश। ये आवेश आता कैसे है, किसी भी वस्तु पर अगर हम बात करते हैं कि धनावेश है या कोई वस्तु ऋणावेशित, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज है, हम देखते भी हैं जैसे जो सेल वगैरह होते हैं या बैटरी वगैरह होते हैं, उनका एक सिरा ऊपर प्लस लिखा हुआ रहता है, दूसरी तरफ माइनस, कैथोड और एनोड को दर्शाते हैं। बाकी वैसे भी मैं बात करूं, कोई भी जैसे कोई पदार्थ है, ये कोई भी मेटलिक शीट है, कोई भी धातु की चद्दर है, हो सकता है ये धनावेशित हो या हो सकता है ऐसी ही कोई चद्दर ऋणावेशित हो सकता है। ऋणावेशित होने का मतलब क्या है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है इस पर। और धनावेशित होने का मतलब क्या है कि इस पर धन आवेश है, यानी जो ऋण आवेश था इसकी क्या हो गई, कमी हो गई। एक्चुअली इसको ऐसे समझो कि अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी, तो ऋणावेश आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो गई, किसी भी ऐसे मेटल से या किसी भी धातु से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो निकालने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो गई, कम, नेगेटिव चार्ज में क्या आ गई, कमी, तो नेट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज में कमी आ गई तो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली ज्यादा दिखाई देगा। यानी अगर मैं बात करूं कि ये दो लाइन, ये एक लाइन है, इस एक लाइन को मुझे छोटा करना है बिना काटे या मिटाए हुए, तो मैं इसके पास एक बड़ी लाइन खींच देता हूं। एक्चुअली हुआ क्या है, ये लाइन को मैंने छोटा किया नहीं है, लेकिन पास वाली लाइन क्या हो गई, बड़ी हो। सेम वैसे ही यहां मैंने कोई धनावेश दिया नहीं है, लेकिन जब मैंने यहां से नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन को हटा लिया, तो अब इस प्लेट पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो मेरा क्वेश्चन अब यहां से आपसे पूछता हूं मैं क्वेश्चन कि एक वस्तु का द्रव्यमान या एक चालक वस्तु लिख देते हैं, कंडक्टर, एक चालक वस्तु का द्रव्यमान m है। पहले इसे धनावेशित करते हैं, पॉजिटिव चार्ज, पहले इसे धनावेशित करते हैं, फिर इसे ऋणावेशित नेगेटिव चार्ज करते हैं। तो इसका द्रव्यमान वजन, ठीक है, द्रव्यमान कैसे परिवर्तित होता है, आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, पहले धनावेशित किया फिर ऋणावेशित किया, यानी पहले बढ़ेगा
फिर घटेगा। दूसरा ऑप्शन है पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ऑप्शन सी है दोनों बार में बढ़ेगा। और ऑप्शन डी है दोनों बार अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। देखें आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। ए नो चेंज, अच्छा ए भी आ रहा है, नो चेंज भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। बी बता रहे हैं पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। बी डी भी बता रहे हैं, ए भी बता रहे हैं। चलो अब मैं बता देता हूं, देखो पहले मान लिया ये प्लेट थी, इसका द्रव्यमान पहले मैंने क्या मान लिया, m मान लिया, ठीक है। सबसे पहले यानी इसको पहले केस में मैंने क्या किया, लिखा है धनावेशित किया। धनावेशित करने का मतलब क्या है, देखो पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब क्या मैंने बताया था आपको कि इसमें नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की क्या आई है, कमी आई है, ठीक है। फिर दूसरी बार में हमने इसको क्या किया, इसी प्लेट को सेकेंड टाइम में हमने क्या किया, ऋणावेशित किया यानी नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब मैं यहां पर आपको एक और चीज बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, यानी इलेक्ट्रॉन में भी वजन होता है। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन घटा रहा हूं यानी कुछ उसके द्रव्यमान में कमी आनी चाहिए, यानी पहले तो इसका द्रव्यमान घटेगा, फिर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर दी, यानी कुछ द्रव्यमान जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए। इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो द्रव्यमान भी ज्यादा हो गया, यानी अब द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। न तो ए न तो डी, क्या होगा, बी। पहले घटेगा, पॉजिटिव चार्ज किया तो घटा, नेगेटिव चार्ज किया तो बढ़ता है। ये हमने विद्युत की बात, और आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, तो बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।